हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। दो चीजें हैं, दी रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो अब देखो ये टॉपिक आखिरकार क्या है। इस चीज को लेकर स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर टॉपिक पूरा पढ़ लिया लेकिन कहना क्या चाह रहा है टॉपिक समझ में नहीं आया। तो देखिए इस वीडियो में स्पेसिफिकली आप जब देखेंगे चीजों को तो ये आखिरकार कंटेंट है क्या चीज, मतलब टॉपिक कहना क्या चाह रहा है आपसे, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। टॉपिक को पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा तोड़ते हैं। देखो दी रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, दो चीजें हैं। तो दी रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, पूरा चैप्टर ही वही पढ़ते आ रहे हैं, क्लियर। और दूसरा वर्ड क्या है, एवरीडे लाइफ। तो आपने अभी पिछले वीडियोस में क्या देखा, आपने ये देखा कि जो रेवोल्यूशन हुआ वहां पे विमेन की क्या स्थिति थी। ठीक है, और जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें आपने स्पेसिफिकली ये पढ़ा कि जो पूरा रेवोल्यूशन था उसमें स्लेव्स की क्या स्थिति थी। ठीक उसी तरह से ये जो पूरा रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला जो पूरा एपिसोड रहा, यूरोपियन हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया है, वर्ल्ड हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया है। ठीक, तो हम अगर बात करें कि इस रेवोल्यूशन का लोगों के आम जीवन पर क्या फर्क पड़ा, एवरीडे लाइफ पर क्या इंपैक्ट हुआ, वही चीज को इस टॉपिक में बताया गया है। एंड आई कैन गारंटी यू कि वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा आखिर टॉपिक कहना क्या चाह रहा था। क्लियर है? तो देखो सवाल ये आता है कि कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, ठीक है, द लैंग्वेज दे स्पीक एंड बुक्स दे रीड। ठीक है, बड़ा गहरा सवाल है, इसकी गहराई समझना कि क्या जो पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही मतलब क्या कि आपने देखा कि फ्रेंच पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। रेवोल्यूशन के बाद में पूरा का पूरा क्या हो गया, सिस्टम ही उलट पलट हो गया ना। पहले मोनार्की थी, रिपब्लिक बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, फिर मोनार्की आ जाएगी नेपोलियन के टाइम पीरियड में। तो ये पूरी पॉलिटिक्स बताई गई है, फ्रांस की पॉलिटिक्स बताई गई है किस टाइम पीरियड में, तो लेट 18th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में फ्रांस की पूरी पॉलिटिक्स बताई गई है। तो सवाल यह आता है कि जो फ्रांस की पॉलिटिक्स में बदलाव आ रहे हैं, तो कैन दी पॉलिटिक्स चेंज दी क्लोथ्स पीपल वेयर, दी लैंग्वेज दे स्पीक एंड दी बुक्स दे रीड। तो क्या पॉलिटिक्स का इतना गहरा प्रभाव हो सकता है कि लोग क्या कपड़े पहनेंगे, लोग क्या भाषा बोलेंगे, इन सारी चीजों को बदला जा सकता है? जी हां, बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने वो बदल दिया। कैसे बदल दिया? तो दी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice। ठीक है, तो क्या होता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उस रेवोल्यूशन से मैंने आपको दो चीजें समझाई थी, एक तो स्टोरी वाला पार्ट था पूरा, और दूसरा आइडियल्स वाला पार्ट था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक कहानी है कि हाँ सर इतने लोगों ने बेस्टाइल फोर्ट पे हमला किया, इतने लोगों को छुड़ाया, इसको मारा, उसको पीटा, इसके पास पावर आई, वो कहानी है। ठीक है, कहानी जो है तो इट इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो बोलोगे हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री के अलावा आप एनालाइज करोगे, उसको थोड़ा सा क्या करोगे, पॉलिटिकली समझने की कोशिश करोगे, तो उससे आइडियाज निकल के आए हैं, लिबर्टी के, इक्वालिटी के, जस्टिस के, ये आइडियाज निकल के आए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो वही चीज बताई गई है कि क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन लोगों की एवरीडे लाइफ जो है कि लोग क्या कपड़े पहनेंगे, लोग क्या भाषा बोलेंगे, लोग क्या किताबें पढ़ेंगे, इन पे प्रभाव पड़ सकता है? पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो लिबरल आइडियाज इमर्ज हुए ना, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जैसे रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी, मोनार्क के पास में पावर थी, अब राजा तो चले गया। ठीक है, राजा के जाने के बाद में जिन लोगों के पास पावर आई, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो कन्वेंशन हो, चाहे वो डायरेक्टरी हो, सभी ने क्या किया समझना। तो दी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty। तो नो डाउट कि लिबर्टी के जो आइडिया था, आजादी का जो आइडिया था, उसी के चलते क्या है रेवोल्यूशन आया, और उसी आइडिया को फिर क्या है जो गवर्नमेंट्स बनी, तो उन गवर्नमेंट्स ने एक तरह से रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। तो जैसे विमेन के लिए क्या करा, स्कूलिंग कंपलसरी करा। आया समझ में? तो यहां पे आपको समझना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, तो बड़े लेवल पे आपने क्या देखा, बड़े लेवल पे मोनार्की खत्म हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चले गई, रिपब्लिक बन गया फ्रांस। तो बड़े लेवल पे तो हमें ये पिक्चर समझ में आ रही है, लेकिन एक आम इंसान के जीवन पे क्या फर्क पड़ा होगा? तो फर्क पड़ा है। क्यों? क्योंकि जो आइडियाज उस रेवोल्यूशन से निकल के आए ना, उन आइडियाज के ऊपर लॉज बनाए गए, उन आइडियाज को डेली लाइफ का, ठीक है, एवरीडे लाइफ का पार्ट बनाया गया। क्लियर? चलो इस चीज को और गहराई से समझते हैं। तो अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, इस कंसेप्ट को समझना। अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, पहला सवाल आता है कि सेंसरशिप होता क्या है। देखो तो आपने देखा होगा ना, सेंसर बोर्ड होता है एक, जो फिल्म सर्टिफिकेशन ऑफ सेंसर बोर्ड है। तो वो क्या करता है कि एक मूवी बनी तो उस मूवी को सेंसर करता है कि इसमें कोई ऐसे सीन ना हो जो पब्लिक मोरालिटी के लिए सही ना हो, पब्लिक ऑर्डर के लिए सही ना हो, कहीं ना ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए, सोसाइटी में लड़ाई हो जाए दो ग्रुप्स के बीच में। तो सेंसर बोर्ड का काम ये होता है कि वो चीजों को सेंसर करता है, देखता है क्या कि कहीं कुछ गलत ना लिखा हो। ठीक है, आइडियली ये काम होना चाहिए, लेकिन उस समय पे क्या होता था, सेंसरशिप हमेशा से रही है।
क्लास 10th में होपफुली अगर आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं होता है, नेक्स्ट ईयर आप क्लास 10th में जाओगे तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे प्रिंट कल्चर वाला। उस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि सेंसरशिप जो है वो आज का फिनोमेना नहीं है, ठीक है। सेंसरशिप हमेशा से रही है। राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो ये देखते थे कि लोग क्या लिख रहे हैं, लोग क्या पढ़ रहे हैं, कि हमारे अगेंस्ट में तो नहीं लिख रहे हैं। तो सेंसरशिप का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था कि अपनी इमेज को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। जैसे आप देखते हो, और ये चीज तब भी थी, आज भी है। आज भी जो इंसान पावर में होता है वो क्या सोचता है कि क्या लिखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, कहीं मेरे अगेंस्ट में तो नहीं। तो सेंसर हर चीज को किया जाता है, ठीक है। और वो सेंसरिंग जरूरी भी है, क्यों? क्योंकि अगर आप सेंसर नहीं करोगे तो लोग हर कुछ लिखेंगे जिससे पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो वो अच्छा भी है, लेकिन क्या होता है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज अ टोटली डिफरेंट इशू, ठीक है। वो अलग डिबेट का इशू हो जाता है। हम टॉपिक पे आए अगर, तो सेंसरशिप समझ में आया ना, मतलब एक तरह से निगरानी रखना कि क्या लिखा जा रहा है। अब क्या था कि रेवोल्यूशन जब नहीं आया था ना, उसके पहले तक स्ट्रिक्ट सेंसरशिप था बहुत। राजा जो लुइस 16 था, लुइस 16 के जो दादा परदादा और जो पूर्वज रहे होंगे, उन सबका ये मानना था कि क्या लिखा जाएगा, ठीक है, पब्लिक क्या बोल रही है, उस चीज पे ध्यान रखा जाए। लेकिन अब जब रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन के बाद में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई, नेशनल असेंबली बनी, तो उन लोगों ने तय किया, क्या तय किया कि लोगों को आजादी मिले कि वो जो फील कर रहे हैं, चाहे वो राजा को पसंद आए या ना आए, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं कि राजा को पसंद आएगा वही लिखें बस, ठीक। तो लोगों को आजादी हो कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। तो अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप में मतलब क्या है कि जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रेवोल्यूशन से पहले ओल्ड रिजीम में किया जाता था, उसको खत्म किया गया रेवोल्यूशन के बाद में। अब देखो, ये रेवोल्यूशन का ही आउटकम था, तो इसका लोगों की आम जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा कि आम जीवन पे लोगों के ऐसे फर्क पड़ेगा कि लोग अब खुल के बोल पाएंगे। तो रेवोल्यूशन से लोगों की आम लाइफ कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुई ना, वही चीज है, वही एसेंस है इस टॉपिक का। क्लियर हुआ? तो इन द ओल्ड रिजीम ऑल रिटन मटेरियल्स, ठीक है, एंड कल्चरल एक्टिविटीज सच एज बुक्स, न्यूज़पेपर, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of king, ठीक है। तो जो ओल्ड रिजीम था, पुराना सिस्टम था, रेवोल्यूशन से पहले की सोसाइटी थी, वहां पे क्या सिस्टम चलता था कि आप जो भी लिखना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं ना, तो आपको लिखने की, बोलने की आजादी है, लेकिन सबसे पहले क्या किया जाएगा, आप जो भी लिखेंगे, बोलेंगे, उस चीज को सेंसर किया जाएगा, बहुत स्ट्रिक्टली सेंसर किया जाएगा। ये देखा जाएगा राजा के लोगों के द्वारा कि आपने क्या लिखा, क्या नहीं लिखा है। तो बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज, म्यूजिक, हर चीज को सेंसर किया जाता था। लेकिन जब रेवोल्यूशन होता है तो रेवोल्यूशन का ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था? स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, बेस्टाइल की प्रिजन पे हमला किया था ना। तो आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1791, इस टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने के साथ में ही अगर आपको ध्यान हो तो व्हाट वर द आइडियल्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन? तो दे प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी द नेचुरल राइट। ध्यान आ रहा है? कुछ पूरा आपने चैप्टर में पढ़ा है। तो जब क्या होता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में नेशनल असेंबली ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 1791 में उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो उसमें एक राइट क्या दिया, एक अधिकार क्या दिया कि आप स्वतंत्र हैं सोचने में और बोलने में, कि आप जो फील कर रहे हैं वो आप बोल सकते हैं, आप सोच सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसे एक नेचुरल राइट का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो अब उसके चलते क्या हुआ कि न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। तो अब क्या हो रहा है कि जब आजादी मिल गई लोगों को, तो न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स फ्रॉम फ्रांस वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली टू द कंट्री साइड। तो चाहे शहर की बात कर लो, चाहे गांव की बात कर लो, हर जगह क्या है, फ्री प्रेस देखने को मिली। फ्री प्रेस यानी कि लोग अब प्रिंट कर पा रहे थे, बोल पा रहे थे, एक्सप्रेस कर पा रहे थे क्या वो फील कर रहे थे, ठीक है। तो दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फ्रांस। और अब वो खुल के, राजा गलत है तो गलत है, राजा सही है तो सही है, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पाते थे, लोग डिस्कस कर पाते थे कि क्या फ्रांस में सही हो रहा है, क्या फ्रांस में गलत हो रहा है। और इन सारी चीजों के चलते, इन सारी चीजों का इंपैक्ट क्या हुआ कि एक तरह से आप कह सकते हैं ना, डिबेट और डिस्कशन वाला माहौल बन गया, ठीक है। क्रिटिसिज्म जो है तो वो एक तरह से क्या होगा, एक जेन्युइन एक्टिविटी बन गई कि हाँ, लोगों को ऐसा लगता था गलत है तो गलत है तो गलत है, ठीक है। हम क्या होता है, कभी कभी देख रहे हैं, देख के मक्खी खाते हैं, मतलब उस तरह से हमें पता है कि गलत है लेकिन फिर भी गलत नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि डर होता है किस चीज का, कि शायद हमारा बोलना सामने वाले को क्या कर दे, नाखुश कर दे। तो वही यहां पे था कि यहां पे भी डर था कि राजा को पसंद नहीं आया तो राजा लटका देगा, ठीक है। राजा तो एक तरह से क्या है, एब्सोल्यूट पावर लेके बैठा था। लेकिन रेवोल्यूशन के आने से क्या हुआ कि लोगों की एवरीडे लाइफ में एक ये आजादी मिल गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ने उनको एम्पावर किया, सशक्त किया, ठीक है। आगे देखो क्या होता है। तो वी कैन से द अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप इज इक्वल टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। आपने जब सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया ना, तो इससे क्या हो गया, प्रेस जो थी, प्रिंटिंग प्रेस मतलब, ठीक है, वो आजाद हो गई एक तरह से। क्लियर है? तो दिस मेंट दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड। तो अब मान लो कि क्या हो रहा
कि राजा के किले पे हमला किया, पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस पे जैसे हमला हुआ था, लुइस 16 को पकड़ के निकाल लाए थे, चलो बाहर। तो अब यहां पे क्या समझने वाली चीज है कि ये एक इवेंट हुआ, लेकिन अब जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ गया ना, तो उसके चलते कोई भी इवेंट हो, चाहे राजा को पसंद आए ना आए, लोग क्या करते थे, उसके ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते थे, ठीक है। तो वी कैन से दैट अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप इज इक्वल टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। This meant that opposing views of events could be expressed। और इसका मतलब क्या हुआ कि opposing view of event, ठीक है, opposing views on event मतलब क्या है कि कोई भी इवेंट हुआ, जैसे ये इवेंट हुआ, तो उस पे राजा के सपोर्टर्स भी अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, और राजा को जो सपोर्ट नहीं करे वो लोग भी अपने ओपिनियन खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो पहले नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, आगे समझ में कि रेवोल्यूशन का आम जीवन पे, आम लोगों के जीवन पे एक फर्क पड़ा रेवोल्यूशन से। क्लियर हुआ? ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। और अब क्या हो रहा है, जब दोनों ही तरह के लोग होते थे, किसी भी एक इवेंट को पॉजिटिवली क्रिटिसाइज, मतलब पॉजिटिवली देखने वाले भी और नेगेटिवली देखने वाले भी, दोनों ही तरह के लोग होते थे। तो इसके चलते क्या होता है कि हर साइड जो है, ठीक है, हर साइड क्या करता था, कन्विंस करने की कोशिश करता था अपनी पोजीशन को कि हम सही है, ठीक है। और वो कैसे करेगा, तो लोगों के कान में जा जाके तो बोलेंगे नहीं कि हम सही है, वो प्रिंट का सहारा लेते थे। और प्रिंट का सहारा क्यों ले पा रहे थे, क्योंकि अब फ्रीडम ऑफ कह सकते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन उन्हें मिल गया था। क्लियर है, ये कहानी है। तो प्ले, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसके चलते क्या है कि जगह जगह प्ले, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशंस, वहां पे प्रिंटेड मटेरियल, इन सारी चीजों का एक क्या जमा रहता था, एक तरह से बाजार जमा रहता था। क्लियर है। तो दिस वाज वन वे दे कुड ग्रैस्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स रोट अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट which only a handful of educated people could read। और जब क्या हो रहा है कि जब आप देख रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के चलते लिटरेचर का आउटपोर देखने को मिल रहा है, ठीक है। भरमार क्या है, लिटरेचर है। तो जो भरमार लिटरेचर है, उस लिटरेचर का इस्तेमाल किया जाता था लोगों के द्वारा, वो पढ़ते थे, समझते थे, चीजों को देखते थे, ठीक। और जो फिलोसोफर्स ने आइडियाज बताए, तो पहले क्या है कि जिन्हें पढ़ते आता था वही समझ सकते थे, लेकिन अब क्या है कि जब इस तरह से पब्लिक प्लेसेस में इन चीजों का इस्तेमाल होने लगा, फिलोसोफर्स के आइडियाज को लोग डिस्कस करने लगे ना, तो इससे क्या हो गया कि अल्टीमेटली ब्रॉड लेवल पे कंसेंसस के साथ में जो आइडियाज हैं, जैसे लिबर्टी का, जस्टिस का, वो बाहर निकल के आया। अगर अब हम समराइज करें, देखो टॉपिक यहां पे खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक बचा है, लेकिन अभी क्या कंक्लूजन जो है ना, तो उसमें नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी पढ़ेंगे हम। लेकिन अगर हम यहां पे समराइज करें चीजों को, स्पेसिफिकली इस टॉपिक को करें, तो पूरा जो रेवोल्यूशन हुआ, उस पूरे रेवोल्यूशन की एक स्टोरी थी और आइडियाज थे। आइडियाज जैसे लिबर्टी का आइडिया एक इंपॉर्टेंट रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ये जो लिबर्टी का आइडिया था ना, अब आइडिया के पैर नहीं निकल आएगी, कहीं भी दौड़ के पहुंच जाएगा, ठीक है। उस आइडिया को डिस्कस करने के लिए लोग चाहिए रहेंगे। अब रेवोल्यूशन के बाद में जैसे हमने देखा कि सेंसरशिप का अबॉलिशन हो गया, ठीक है, लोग अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते थे। लोग जब एक्सप्रेस करेंगे तभी तो स्प्रेड होगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ एनी आइडिया। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो एक्सप्रेशन की आजादी से आइडियाज स्प्रेड हुए, रेवोल्यूशन जो है लोगों की एवरीडे लाइफ का पार्ट बन गया, ठीक है। सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक। आई होप यू एंजॉयड इट। आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन सभी वीडियो लेक्चर्स को आप बहुत आसानी से अपने घर बैठे देख सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ये सभी वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, और साथ ही साथ आप इन्हें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। करना कुछ नहीं होगा, सिंपल है, magnetbrains.com सर्च करना है, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक इंटरफेस खुलेगा। अपनी क्लास सेलेक्ट करो, ठीक है। अपनी क्लास सेलेक्ट करते से ही आप क्या करेंगे, देखेंगे कि आपकी क्लास के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसे सेलेक्ट करो, आराम से आपको चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक मिल जाएगा। घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। क्यों? क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। जी हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक के साथ, जो कि कंक्लूजन है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।